गुड मॉर्निंग। आज हम ले रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एक ही एनिमल है आपके कोर्स में, बेलेनोग्लॉसस। तो ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास इसकी है एंटेरोपन्यूस्टा और टाइप है इसका बेलेनोग्लॉसस। इसको हम टंग वर्म या एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिट और हैबिटेट लेंगे। ये कैसा एनिमल है? मैराइन, शैलो वाटर में यू आकार का बिल बनाकर रहता है और श्लेष्म यानी म्यूकस का सीक्रेशन करता है, जिसके द्वारा इसमें रेत के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं और बिल की लाइनिंग या उसका अस्तर बनाते हैं। यह धीमी गति का और इसकी जो शरीर है उसकी सतह पर क्रमाकुंचन तरंग है, यानी कि पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, फैलना सिकुड़ना, इनके द्वारा यह गति करता है। शरीर इसका फ्रेजाइल, भंगुर, और इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक पाई जाती। अब हम सबसे पहले लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये वर्म लाइक, सिलिंड्रिकल तथा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। शरीर पर इसके सीलिया उपस्थित होते हैं। एक्सोस्केलेटन तथा उपांग यानी कि अपेंडेजेस का अभाव होता है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रोबोसिस या प्रोटोस्टोम, दूसरा कॉलर या मीजोसोम और तीसरा है ट्रंक या मेटासोम। प्रोबोसिस लेते हैं सबसे पहले। यह शरीर का अगला छोटा शंकु के आकार का भाग अत्यंत पेशीय यानी कि मस्कुलर होता है। मिड डॉर्सल तल में इसके आधार पर एक प्रोबोसिस पोर यानी कि ये वेंट्रल सरफेस पर होता है, इसलिए आपको डायग्राम में नहीं शो किया है। एक प्रोबोसिस पोर पाया जाता है और इस पोर के द्वारा जो इसकी गुहिका यानी कि कैविटी है वो प्रोबोसिस सीलोम जिसको हम कहेंगे, वो बाहर की ओर खुलती है। पीछे की ओर सकरा होकर ये प्रोबोसिस एक दुबले पतले प्रोबोसिस स्टॉक बनाता है, जो कि कॉलर के अगले भाग से जुड़ा रहता है। कॉलर के आगे की ओर ये प्रोबोसिस एक जिह्वा यानी कि टंग के समान रचना होती है, इसलिए इसे टंग वर्म कहते हैं। दूसरा है कॉलर, ये प्रोबोसिस, ये कॉलर, यह प्रोबोसिस के पीछे पेशीय बेलाकार भाग होता है। अगला भाग जो कि प्रोबोसिस स्टॉक को ढके रहता है, यह कीप के समान होता है और कॉलेरेक्ट कहलाता है। अधर तल पर कॉलेरेक्ट एक चौड़ा छिद्र होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। चूँकि ये सारी जो ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स हैं ये वेंट्रल सरफेस पे, इसलिए आपको डायग्राम में शो नहीं किए हैं। इसके बाद जो अधर तल पर कॉलेरेट एक चौड़ा छिद्र होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। यह बक्कल कैविटी में खुलता है यानी कि माउथ। पीछे की ओर एक संकीर्ण यानी कि कंस्ट्रिक्शन के द्वारा कॉलर धड़ यानी कि ट्रंक से स्पष्ट रूप से पृथक रहता है। कॉलर की सतह पर उभार और खांच यानी कि ग्रूव और उभार रिजेस पाई जाती है। कॉलर की जो वॉल है वो थिक और मस्कुलर होती है। कॉलर सीलोम को घेरे रखती है। इसके बाद आता है ट्रंक। यह शरीर का मुख्य भाग है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ब्रैंकियल रीजन, ये ब्रैंकियल रीजन, दूसरा हिपैटिक रीजन, ये हिपैटिक रीजन आए, ये वाला हिपैटिक रीजन, और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक या एब्डोमिनल। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रैंकियल रीजन। इसको हम ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन भी कहते हैं।
इसमें मिड डॉर्सल रिजिस के दोनों ओर गिलपोर्स की एक एक अनुदैर्ध्य पंक्ति होती है। इसके अलावा जनन ग्रंथियों की 2 पंक्तियां भी पाई जाती। देखिए ये मिड डॉर्सल रिजिस और ये जेनाइटल विंग। दूसरा है हिपैटिक रीजन। इसमें पृष्ठ यानी कि डॉर्सल सरफेस पर असंख्य कोशाकार सैक लाइक उभारों की उपस्थिति के कारण हिपैटिक सीका की भांति यह पहचाना जाता है। ये हिपैटिक सीका। एंड लास्ट पोस्ट हिपैटिक या एब्डोमिनल रीजन। यह पीछे की ओर पतला होता जाता है। अंत में एक एनस होता है और ये सबसे लंबा भाग है जो कि कॉर्डल रीजन कहलाता है। ये अब हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक सीधी लंबी नली होती है। इसका अगला छिद्र माउथ चौड़ा एवं वृत्ताकार होता है। पीछे का अंतिम छिद्र एनस कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल को 4 भागों में बांटा जाता है: बक्कल ट्यूब, फेरिंग्स, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन। इन सभी भागों की जो भित्तियां हैं, वॉल्स हैं, वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। सबसे पहले हम लेंगे बक्कल ट्यूब। यह कॉलर भाग में होती है। इसकी एपिथेलियम में छोटी छोटी ग्लोब आकार की सेल्स होती हैं। डॉर्सल वॉल एक छोटी खोखली बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, ये देखिए बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, ये और ये माउथ ओपनिंग यहाँ पर है, बक्कल डाइवर्टिक्यूलम बनाती है, जो आगे प्रोबोसिस सीलोम में बढ़ी रहती है। ये है प्रोबोसिस सीलोम। पीछे ये फैरिंग्स में खुलती है। अब है फैरिंग्स। यह ब्रेंकियल रीजन में पाई जाती है। इसकी वॉल में दोनों लेटरल साइड पर एक एक संकीर्णन होता है। ये अंदर गुहा में रिजिस की भांति उभरे हुए होते हैं, जिन्हें पैरा ब्रेंकियल रिजिस कहते हैं। ये रिजिस तथा कंस्ट्रिक्शन ग्रसनी को एक ऊपरी ब्रेंकियल पोर्शन ये रहा, यहाँ पर है ब्रेंकियल पोर्शन तथा दूसरा नीचे डाइजेस्टिव पोर्शन में विभक्त कर देते हैं। ये है डाइजेस्टिव पोर्शन यानी कि डाइजेस्टिव फैरिंग्स। अब हम सबसे पहले लेंगे ब्रेंकियल पोर्शन। इसका संबंध श्वसन क्रिया से होता है। इसके पृष्ठ पार्श्व तलों पर यानी कि डॉर्सोलेटरल तलों पर गिल स्लिट्स, ये है गिल स्लिट्स की एक एक श्रेणी होती है। इसमें नीचे की ओर एक खोखले डाउन ग्रोथ की वृद्धि हो जाती है, जिससे ये यू आकार का हो जाता है। इस डाउन ग्रोथ को टंग बार कहते हैं। ये है टंग बार। यह यू की दोनों जो भुजाएं हैं ये पृथक रहती हैं। प्रत्येक गिल छिद्र के अंदर सीलिया का एक सघन अस्तर या लाइनिंग होती है। प्रत्येक गिल छिद्र एक कोष्ठ ब्रेंकियल सैक में खुलता है, जो कि एक गिल पोर द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। अब है डाइजेस्टिव पोर्शन। यह भाग पाचन अवशोषण से संबंधित होता है। इसकी सीलिएटेड एपिथेलियम में ग्लैंडुलर सेल्स होती है। तीसरा है ईसोफेगस। फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस में खुलती है। इसका पिछला भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है। फिर है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो हिपैटिक
रीजन है वो अत्यधिक वैस्कुलर संवहनी होता है। इसकी पृष्ठ भित्ति यानी कि डॉर्सल सरफेस में छोटे छोटे असंख्य कोश बने होते हैं जिन्हें हिपैटिक सीका, जो कि आपको शुरू वाला जो डायग्राम था मैंने उसमें बताया था, इन्हें हिपैटिक सीका कहते हैं। इंटेस्टाइन का पोस्ट हिपैटिक रीजन पाइगोकोड द्वारा अधर शरीर भित्ति से जुड़ा रहता है। शरीर के अंतिम सिरे पर एनस होता है जिसके द्वारा इंटेस्टाइन बाहर की ओर खुल जाती है। अब है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। ये सीलियरी फीडर है। रेत के अंदर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं कार्बनिक कण इसका भोजन होते हैं। गिल छिद्रों में पाए जाने वाले जो सीलिया हैं वो जल की धारा को उत्पन्न करते हैं जो मुख के अंदर प्रवेश करके बक्कल ट्यूब, फेरिंग्स, गिल स्लिट्स, ब्रैंकियल सैक से गुजरती हुई अंत में गिल पोर्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। भोजन के जो कुछ कण हैं वो इस धारा के साथ सीधे मुख में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि कुछ प्रोबोसिस के संपर्क में आने पर इसकी एपिथेलियम की ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा स्रावित सीक्रेशन में फंस जाते हैं। प्रोबोसिस में पाए जाने वाले सीलिया भोजन कणों से युक्त इस म्यूकस डोरी को मुख में भेजते रहते हैं। अब है प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। ये देखिए, प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन वेंट्रल सरफेस पर प्रोबोसिस के आधार पर एक यू आकार का गड्ढा होता है जिसके किनारे किनारे एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिन पर लंबे लंबे सीलिया पाए जाते हैं। इसे प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। यह मुख में प्रवेश करने वाले भोजन एवं जल की जांच करता है और जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है वो मुख में ना जाकर कॉलर के ऊपर से होकर पीछे की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद आहार नाल की जो भित्तियां हैं उनमें पाए जाने वाले सीलिया द्वारा भोजन की गति को बनाए रखा जाता है। फेरिंग्स में भोजन निचले पाचक यानी कि डाइजेस्टिव रीजन से होकर आगे बढ़ता है। फेरिंग्स, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन की ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा स्रावित एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन की क्रिया होती है। रेत के कण जो जलधारा के साथ एकत्र हो जाते हैं उन्हें भोजन के बिना बचे भाग के साथ एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं परंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो समान होते हैं और आहार नाल के दोनों ओर कई अनुदैर्ध्य पंक्तियों में स्थित होते हैं। प्रत्येक जनन ग्रंथि में एक सक्रिय नेक या नलिका होती है जो एक गोनोपोर द्वारा बाहर खुलती है। इसके जो अंडे छोटे और इनकी में पीतक की मात्रा कम होती है। रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। शरीर से पृथक हुआ प्रोबोसिस कॉलर या ट्रंक के टुकड़ों से शरीर का शेष भाग पूर्ण रूप से बन जाता है। डेवलपमेंट, जनन काल में जो कि मई से जून तक होता है, इसमें मैच्योर स्पर्म तथा ओवा जल के बाहर आ जाते